गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टेस्ट पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सोल्यूशन क्लास में हम लोग जुड़ चुके हैं और सबने अपना अपना रिजल्ट देख लिया है। तो सबसे अधिक नंबर जो लाए हैं वो है दीपक कुमार। तो दीपक कुमार का मैं जो पेपर है उसको मैं ओपन करती हूँ। देखते हैं कि उन्होंने कितने सवाल का सही आंसर दिया है और कितने का गलत आंसर दिया है। दीपक कुमार, ये रही उनकी डिटेल। चलिए तो सोल्यूशन क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। इन्होंने 37 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। बहुत अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा मेहनत करेंगे तो और इससे भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? एक एम्पियर विद्युत धारा कह रहे कि एक एम्पियर विद्युत धारा जो है इनमें से किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो एक एम्पियर विद्युत धारा जो होती है इसको हम एक कूलम पर सेकंड से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज ये इनके बराबर हो जाएगा, यानी एक एम्पियर विद्युत धारा एक कूलम पर सेकंड के प्रवाह के रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होता है। तो 1 किलो कैलोरी जो होती है वो 4184 जूल यानी 4184 जूल के बराबर होता है। इन्होंने आंसर जो है गलत दे दिया, 3600 जूल दे दिया। 3600 जूल होती है 1 वाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4184 जूल। अगला सवाल है, 230 वोल्ट पावर लाइन में 3 60 वाट का बल्ब समांतर में है। यदि एक बल्ब जल गया हो तो क्या होगा? सप्लाई दिया है 230 वोल्ट, ठीक है, और 3 60 वाट का बल्ब है। तीनों बल्ब जो है ना सेम वाट का है, 60 वाट का, और तीनों को पैरेलल कनेक्शन किया गया है। तो इनमें से अगर कोई एक बल्ब जो है अगर वो जल गया तो क्या होगा? बाकी दो क्या जलेगी या नहीं जलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा बाकी जो दो है वो जलती रहेगी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्शन है। तो पैरेलल में क्या होता है कि कितने भी ब्रांच निकाल लीजिए, ठीक है, तो मेन ब्रांच अगर ओपन है तो कोई भी जो ब्रांचेस होती है उसमें सप्लाई नहीं पहुंचती, लेकिन मेन ब्रांच अगर सही है तो अलग अलग ब्रांचेस में जितने भी सारे लोड लगे होंगे, चाहे वो बल्ब हो चाहे कुछ और लोड रेजिस्टेंस लगा हो, तो अगर एक ब्रांच में पैरेलल के कंडीशन में अगर वो ओपन है या फिर वो जो लोड है यानी बल्ब जो है जल गई है तो बाकी परिपथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है। तो 1 एम्पियर जो होता है कूलम पर सेकंड के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं या डिफाइन किया जाता है। तो 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को हम 5 कूलम पर सेकंड के रूप में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी 5 एम्पियर का जो इलेक्ट्रिक करंट है 5 कूलम पर सेकंड के बराबर होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है यानी टाइम। इसमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालना है तो 1/f यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज, 1/50 तो निकलेगा कैलकुलेशन के बाद 0.02 सेकेंड। तो क्योंकि सेकंड में आंसर निकाले हैं और आपका जो ऑप्शन है वो मिली सेकंड में दिया गया है, मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 20 मिली सेकंड आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंत व्यास का न्यूनतम आकार क्या होगा? तो पाइप अर्थिंग जो होती है उसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है उनका जो पाइप होती है उसका व्यास होता है 38 mm, ना कि 19 mm होता है, ये 38 mm होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 mm, और ये लगभग 2.5 से 3 मीटर की लंबाई ली जाती है, इसकी लंबाई को रखी जाती है। और जो यूज किया जाता है वो उसमें 12 mm के लगभग छोटे छोटे होल्स भी बनाए जाते हैं, ताकि जब उसमें जो फनल लगे होते हैं ऊपर से और एक गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के साथ जाके, ताकि फनल से जब पानी ऊपर से डाला जाता है तो ये आसपास के मिट्टी जो होती है उसको नमी बरकरार रखने के लिए उसमें छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं, लगभग 12 mm व्यास में।
अगला सवाल है, ISI संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम बीमाई कितनी है? तो कॉपर अर्थ प्लेट में जो होती है, अर्थिंग का एक विधि है, उसमें कॉपर अर्थ जो प्लेट होती है उसकी डायमेंशन होती है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm, ठीक है। ये होती है कॉपर प्लेट का, ये डायमेंशन होना चाहिए, यानी 60 लंबाई और चौड़ाई में होगा 60 सेंटीमीटर, उसकी जो मोटाई होगी, थिकनेस होगी, वो 3.18 mm होगी। तो यहाँ पे अगर कॉपर प्लेट अर्थ प्लेट की जगह पे अगर GI अर्थ प्लेट का डायमेंशन अगर बताना होगा, तो उसमें आपको बताना होगा 60 इंटू 60 इंटू 6.30 mm, ठीक है। दोनों डायमेंशन आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm। अगला सवाल है, ISI संहिता के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग के तार की अनुशंसा होती है? यानी BIS रेकमेंड करती है ISI संहिता के अनुसार कि अर्थिंग के लिए जो तार उपयोग किया जाता है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभ मान के हो जाएगा। तो देखो, कोई भी चालक है, उसमें अगर हीट आपको धारा प्रवाहित हो रही है और ऊष्मा जो होती है, तो उसको अगर कैलकुलेट करना तो होगा, तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT, यानी जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊष्मा होगी, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि धारा को 3 गुना कर दिया है, तो धारा का 3 गुना, क्योंकि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ 3 गुना कर दिया, यानी कि करंट का 3 गुना का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 गुना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी चालक में, वो 9 गुना के यानी कि उसमें जो ऊष्मा होगी वो 9 गुना प्रारंभ मान जितना होगा उसके 9 गुना के उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना, 3 गुना नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्यतः कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? अर्थ इलेक्ट्रोड जो होती है, तो उसका जो रेजिस्टेंस का मान होता है 3 ओम से अधिक नहीं रखा जाता है। ये इसका मान जो होता है कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, ताकि अर्थिंग जो किया जाता है, किस लिए किया जाता है कि जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उपयोग में लाते हैं, हो सकता है कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो, या इन केस अगर उसके वाइंडिंग जो होती है, अगर उसके बॉडी पार्ट कहने का अर्थ है इसके योक से जो कि मेटलिक हो सकती है, उससे अगर संपर्क में आ जाए तो हमें शॉक लग सकती है। उस केस में क्या होता है, ओवरलोड करंट जो होती है इसके थ्रू पृथ्वी पर चली जाती है। तो इसका अगर रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा तो वो क्या होगा कि जल्दी प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस का मान कम से कम रखने का कोशिश किया जाता है, यानी 3 ओम से कम ही रखा जाता है, 3 ओम से अधिक नहीं रखा जाता है। अगला सवाल है, आवेश का यूनिट है, तो आवेश का यूनिट जो होता है वो कूलम है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ड्रिल बीट को कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्रिल मशीन जो होती है, ड्रिल मशीन तो कई प्रकार की होती है, हैंड ड्रिल होती है, एक जगह स्थिर यानी स्टैटिक भी टाइप की होती है। तो इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन में ड्रिल बीट जो होती है अलग अलग साइजेस की होती है, अलग अलग जैसे छेद होल करने में काम आती है, इसको उपयोग करते हैं। तो उस अलग अलग बीट को टाइम टू टाइम चेंज भी करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको कसने के लिए की का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार की होती है, उसी के सहारे इस ड्रिल बीट को कसा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रीशियन चाकू में कितने ब्लेड होते हैं? तो इलेक्ट्रीशियन चाकू में जो इलेक्ट्रीशियन में उपयोग किया जाता है उसमें 2 ब्लेड होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? यानी एक हॉर्स पावर 1 HP बराबर होता है 746 वाट। बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश सिस्टम में अगर मीट्रिक में आपको पूछा जाए तो 735.5 वाट आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, यानी एक आइडल करंट सोर्स में 0 आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है, तभी उसको एक आदर्श धारा स्रोत माना जाएगा। अगला सवाल है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा?
तो इसको सिंपली आप फॉर्मूला में पुट करके भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला क्या होती है, यानी वो लेंथ लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लंबाई को जो रेजिस्टेंस है लंबाई को दुगुना कर दिया यानी 2L अपॉन क्षेत्रफल को आधा कर दिया यानी A अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेजिस्टेंस का जो मान आएगा वो 4R के बराबर आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। तो ओम का नियम करंट और वोल्टेज के बीच में इस संबंध को बताता है, यानी इनसे जुड़ा हुआ है। तो ओम का नियम जो है धारा और वोल्टता के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है और इसका फॉर्मूला जो होता है I = V अपॉन R। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो करंट जो होती है यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है, करंट को हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अनुभव किस तरह से कर सकते हैं, तो उसकी उपस्थिति को देख के, ठीक है, उसको महसूस करके। कैसे, जैसे जिस प्रकार से हवा यानी जो हम सांस लेते हैं हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति का ज्ञान कैसे होती है, यानी पत्ते हिलते हैं यानी कोई भी चीजें जो है उड़ रही है। इस तरह से करंट की भी उपस्थिति का ज्ञान होता है। उसके कुछ प्रभाव होते हैं, जैसे केमिकल रासायनिक प्रभाव होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। क्लासवा ज्वाइन कर सको, क्लासवा समझ में इसके साथ ही जैसे और भी कई हैं, जैसे हीटिंग प्रभाव हो गया, प्रकाश प्रभाव हो गया इत्यादि। इन सब से हमें पता चलता है कि करंट प्रवाहित हो रही है, उसकी उपस्थिति का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, करंट वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध है। तो ये करंट वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच का संबंध स्थापित होता है, देखने को मिलता है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या होता है, I = V अपॉन R होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है V = IR, यानी ये जो संबंध है करंट वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने। अगला सवाल है, किसी विद्युतीय उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसकी जो मेटलिक पार्ट होती है, मेटलिक पार्ट यानी उसकी बॉडी का कवर यानी जिसको योक कहते हैं, उसको अर्थ से संयोजित कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे मोटर में वाइंडिंग्स होती है, वाइंडिंग इन केस अगर इसका इंसुलेशन खराब हो गया, डैमेज हो गई, तो क्या होगा कि वो जो कंडक्टर है डायरेक्ट उसके बॉडी पर टच करेगी, और बॉडी पर टच करेगी यानी उसमें भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो हमें शॉक लग सकती है। तो इस कारण क्या होता है कि शॉक की संभावना ना हो, शॉक ना लगे, इसीलिए क्या होता है कि उसके बॉडी पार्ट पर अर्थ कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। अगला सवाल है, जब चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जैसे हम कहते हैं कि चालक में 1 एम्पियर यानी करंट की जो मात्रा है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो वो होती है 6.24 × 10⁻18, ठीक है। या समटाइम्स आपको 6.25 भी मिलेगा, समटाइम्स 6.24 भी, तो आपको इस पर टिक करना है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी में लगाया जाता है, और टेक्नीशियन बी कहता है कि समानांतर में होना सही है। तो इनमें से किसका स्टेटमेंट सही है, यानी कौन सही कह रहा है। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टमीटर जो है सीरीज में लगाना है, टेक्नीशियन बी कहता है नहीं पैरेलल में लगाना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैरेलल में ही वोल्टमीटर को लगाया जाता है, तो टेक्नीशियन बी का जो कथन है वो बिल्कुल सही है, वो सही बोल रहा है। और इसकी जगह अगर अमीटर की बात होती है तो अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में नहीं लगाया जाता है। अगला सवाल है, डीसी को रोकने वाला एवं एसी को प्रवाहित होने देने वाले विद्युत उपकरण को क्या कहते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है वो डीसी को रोकता है और एसी को प्रवाहित होने देने वाला विद्युत उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर जो होती है वो डायरेक्ट करंट यानी उसमें धारा तब प्रवाहित होती है जब उसमें वोल्टेज जो होता है वो परिवर्तन होते रहता है, तब वो धारा प्रवाहित करती है। लेकिन डीसी के केस में क्या होता है कि इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, उसमें करंट जो होती है
डीसी करंट उसमें प्रवाहित नहीं होती है कैपेसिटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, यानी रेजिस्टिविटी जो होती है सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, सही आंसर है। कॉपर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो सबसे कम होती है। तो इसी को कंडक्टर के रूप में मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम का भी किया जाता है। तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है उसकी तुलना में इसकी कम होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये थी 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसके बाद हम लोग 26 से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ओके।